Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you to the 18th lecture on the course Organizational Behavior. Let's have a quick recap of 17th lecture and then we move on to the contents of 18th lecture. So basically, we are discussing the leadership theories. तो इसमें हमने ट्रेडिशनल अप्रोचेस टू लीडरशिप भी डिस्कस की, जिसमें हमने ओल्ड जो अप्रोचेस हैं लीडरशिप की, जैसे ट्रेड थेरीज हो गई या बिहेवियरल थेरीज हो गई, फिर कॉन्टिजेंसी थेरीज, हमने ये थेरीज जो हैं ये डिस्कस की, ठीक है. एंड वी वर पार्टली बेसिकली जो है वो डिस्कस पिछले लेक्चर में हमने की उस तो स्टार्ट हमने लीडरशिप के साथ किया था अपने 15th लेक्चर में, जहाँ पे मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया, लीडर और मैनेजर डिफरेंसेस का बताया और ये जो ट्रेडिशनल थीरीज हैं इनके बारे में बताया. एंड वी वर बेसिकली हम फिर क्या कर रहे थे कि जो सिचुएशनल या कॉन्टिजेंसी अप्रोचेस टू लीडरशिप हैं उनको डिस्कस कर रहे थे व्हेन वी मूव्ड ऑन टू द बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर. तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने कंटिन्यू किया इन सिचुएशनल लीडरशिप थेरीज को, जिसमें हमने फीडलर मॉडल जो कॉन्टिजेंसी मॉडल है उसको मैंने आपको दोबारा से ब्रीफ किया. उसके बाद हमने जो मेनली दो थेरीज डिस्कस की नेक्स्ट लेक्चर में, उनमें थी एक तो कॉग्निटिव रिसोर्स थेरी थी एंड द अदर वन वाज दिस हर्सी एंड ब्लेंचर सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल. ठीक है, तो इनकी मैंने आपको बहुत डिटेल में बताई, कंपैरेटिव एनालिसिस इनका किया और आपको इन सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरीज के बारे में सिमिलैरिटीज और इनके डिफरेंसेस आपको बताए. फिर एक स्ट्रेंथ्स क्या है, एडेड वैल्यू क्या है एक थ्योरी की ओवर द अदर थ्योरी. वी डिस्कस्ड ऑल दिस. तो आज जो है आज मैंने जैसे आपको बताया कि हमने इन लीडरशिप थ्योरीज को ही हमने कंटिन्यू करना है. तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक तो हमारी जो बेसिक अप्रोचेस हैं टुवर्ड्स लीडरशिप, जिसमें जो ट्रेडिशनल हमारे मॉडल्स हैं जो एक दो हमारे रह गए थे, एक तो हम उनको देखेंगे और उसके बाद फिर हम जो है वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो है उसको हम और ट्रांजैक्शनल और कैरिस्मेटिक लीडरशिप और जो दूसरे कॉन्टेम्प्रेरी लीडरशिप के कॉन्सेप्ट्स हैं हम विल बी डिस्कसिंग देम टुडे. ठीक है, तो अब मैं आपको जो रीकैप है, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली इन सबका इनको मैंने समराइज भी किया था, इनका रीकैप भी आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली दिया था सारी थेरीज का, और बहुत डिटेल में हमने दूसरी दो थेरीज डिस्कस की थी. देयरफॉर अब आज मैं आपको उनका रीकैप नहीं दूंगी ज़्यादा डिटेल में, ना मैं इनको समराइज करूंगी. विल जस्ट क्विकली मूव to this next lecture, because again we have a heavy agenda for today's lecture and really don't want it to carry on for the next lecture. मतलब ये इसमें हम इसको will be covering this up all today. तो इसमें आप ये देखें कि today what we are going to do is that we'll be discussing, एक तो हम पाथ गोल थ्योरी को देखेंगे, हम इसको डिस्कस करेंगे कि पाथ गोल थ्योरी क्या है. दूसरा हम फिर LMX थ्योरी को देखेंगे. तो मतलब ऑफ कोर्स हम इनको ऊपर नीचे भी थोड़ा सा ये विल फर्स्ट एक्चुअली बी सीइंग द LMX थ्योरी एंड देन विल बी सीइंग द पाथ गोल थ्योरी, ऑल्दो इट डजंट मैटर कि ये किस ऑर्डर में है, बिकॉज दे आर टोटली सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट थ्योरीज हैं. ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे जो इंस्पिरेशनल अप्रोचेस टू लीडरशिप है, जैसे मैंने आपको बताया, उनको हम देखेंगे. ये कैरिस्मेटिक और ट्रांसफॉर्मेशनल जो बेसिकली लीडरशिप है, और फिर जो दूसरे कॉन्सेप्ट्स हैं लीडरशिप के, जैसे एथिकल लीडरशिप होगी, ऑनलाइन या मेंटरिंग हो गई, या फिर हम सेल्फ लीडरशिप वगैरह को भी देखेंगे. लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी जो है ये बेसिकली आई एम श्योर कि आप लोग शायद इससे कुछ ना कुछ फेमिलियर होंगे. मेरा ख्याल है ऑलरेडी एक या दो लेक्चर्स में मैं आपको, जब हमने इन्फ्लुएंसेस किए ऑन एम्प्लॉय बिहेवियर, यस, ड्यूरिंग दैट लेक्चर व्हेन वी डिस्कस्ड द इन्फ्लुएंसेस ऑन एम्प्लॉय बिहेवियर, तो विद इन दैट हमने देखा था बेसिकली LMX को. ठीक है, लीडर मेंबर एक्सचेंज को हमने वहां पर डिस्कस किया था, लेकिन यस ऑफ कोर्स हमने उसको इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं किया था. मैंने आपको बहुत ब्रीफली बताया था कि LMX थ्योरी क्या है, ठीक है, और वहां पे किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रही है. ये मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन दी थी, उसकी मैंने कोई डिटेल्ड आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी LMX थ्योरी की अपने लास्ट उस लेक्चर में. व्हाई? बिकॉज आई न्यू कि हमने इसको जब लीडरशिप पढ़ेंगे तो इसमें बेसिकली ये फिट इन होगा, और वहां पर हम इसको एक डिटेल्ड इसकी इलैबोरेटिव वे में हम इसको देखेंगे कि ये एक्चुअली है क्या एंड हाउ इट वर्क्स. तो ओके, लेट्स नाउ सी कि बेसिकली लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी जो है ये बड़ी यूनिक सी थ्योरी है लीडरशिप की, एंड इट्स अ रिलेटिवली न्यू थ्योरी ऑफ लीडरशिप. ठीक है, जिसके ऊपर इट हैज बेसिकली अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ रिसर्च अटेंशन. बेसिकली ये थ्योरी जो है ये क्या करती है, ये एक डायरेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करती है बिटवीन अ लीडर एंड अ सबऑर्डिनेट. ठीक है, ये कहती है कि हर लीडर का
उसके सबॉर्डिनेट के साथ, यहाँ हर सबॉर्डिनेट का उसके लीडर के साथ, और इन अदर वर्ड्स देयर इज अ यूनिक डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द लीडर एंड द सबॉर्डिनेट एज पर this theory, LMX theory. So LMX basically what it stands for: leader, of course leader, member is the subordinate or follower. Exchange theory, leader member exchange theory means that the exchange that goes on between the leader and the member. So it basically refers to the relationship quality between the leader and the member. ठीक है, और उनके बीच में जो exchange होती है उसको ये रेफर करता है। और वो जो exchange है वो किसके ऊपर बेस्ड है, या किसके ऊपर वो बेस्ड होती है वो एक्सचेंज? दैट इज ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन द जो लीडर है उसकी और जो फॉलोअर है उनके बीच में किस तरह की जो ट्रांजैक्शंस हैं, किस तरह का क्वालिटी है रिलेशनशिप का, उसके ऊपर वो एक्सचेंज बेस्ड होती है कि वो वेदर दैट रिलेशनशिप इज ऑफ गुड क्वालिटी और दैट रिलेशनशिप इज ऑफ बैड क्वालिटी। तो जो एक्सचेंज होगी उनके बीच में दैट विल बी बेस्ड अपॉन द क्वालिटी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द लीडर एंड द फॉलोअर। ठीक है, तो ये बेसिकली दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज द लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी। अच्छा, अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो लीडर्स हैं दे डिफरेंशिएट एज पर दिस थ्योरी। The leaders differentiate between the favorites and not favorites, or between the in-groupers and out-groupers, or the leaders basically differentiate between their followers on the basis of the quality of the relationships that the leaders have with the followers. ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि जिनके साथ उनके गुड क्वालिटी रिलेशनशिप्स होते हैं लीडर्स के, वो दे आर कॉल्ड बेसिकली द इन ग्रुपर्स। तो दो तरह के ग्रुप्स इसमें हो गए LMX थ्योरी में, एक तो इन ग्रुपर्स हो गए और दूसरे आउट ग्रुपर्स हो गए। अब इन ग्रुपर्स कौन से हैं? इन ग्रुपर्स में फेवरेट्स आ जाते हैं, यानी कि वो दो सबऑर्डिनेट्स जो के फेवरेट्स हैं लीडर के, ठीक है, और होम द लीडर लाइक्स, ठीक है, या जो उसकी गुड बुक्स में है वो आ गए इन ग्रुपर्स में। और आउट ग्रुपर्स में है दोज हु आर नॉट इन द गुड बुक्स ऑफ द लीडर, नॉट दैट मच, ठीक है, जो उसकी इतनी गुड बुक्स में नहीं है या जो उसके इतने फेवरेट्स नहीं है, दे आर बेसिकली द आउट ग्रुपर्स, जिनके उनके साथ इतने अच्छे क्वालिटी, हु डू नॉट एंजॉय वेरी हाई क्वालिटी और गुड क्वालिटी रिलेशनशिप विद द subordinate. They are the basically the they are the out groupers, जो वो subordinates जिनके leaders के साथ इतने अच्छे relationships नहीं हैं, they fall into the out groupers. अब ये किस बेस के ऊपर हम आउट ग्रुपर्स? ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप क्वालिटी, बट व्हाई, ऑन व्हाट बेसिस दिस रिलेशनशिप क्वालिटी इज डिटरमिन्ड? क्योंकि अगर आप वैसे ही अपने मतलब सोशल रिलेशनशिप्स की बेस के ऊपर, ठीक है, अगर आप उनको डिफरेंशिएट करेंगे और एक को इन ग्रुप में और दूसरे को आउट ग्रुप में रखेंगे, तो वो तो दैट वॉन्ट बी इक्विटी, वो तो इनइक्वालिटी होगी, दैट वॉन्ट बी इक्वालिटी, वो तो इनइक्वालिटी होगी कि आप जो है वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं बिटवीन द टू ऑन द बेसिस ऑफ द जो है वो उनके अपने सोशल रिलेशनशिप्स या कोई भी और रीजंस की वजह से, बिकॉज वो एक जस्ट कॉज डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ठीक है, तो वो जस्ट कॉज डिस्क्रिमिनेशन या जस्ट कॉज जो है वो ग्रुपिंग नहीं है, तो ग्रुपिंग जस्ट कॉज होनी चाहिए। तो इस थ्योरी की बेसिकली एक्सप्लेनेशन ये है कि जो लीडर्स हैं वो जो इन ग्रुपर्स को इन ग्रुप्स में फॉल करते हैं और आउट ग्रुपर्स को वो इस वजह से करते हैं कि रिलेशनशिप क्वालिटी का एक तो डिफरेंस हो गया, और वो रिलेशनशिप क्वालिटी का जो डिफरेंस है वो बेसिकली बनता है ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क that the members perform. जो subordinates जो ड्यूटीज और असाइनमेंट्स लीडर उन subordinates को देता है, उनकी बेस के ऊपर ये डिटरमिन होता है कि जो subordinates हैं वो कैसा वो काम करते हैं, हाउ डू दे परफॉर्म, ठीक है, तो वो जो उनकी परफॉर्मेंस है ओवर दोज टास्क्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो कितना उसके ऊपर अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करते हैं, कितना एप्टली करते हैं, कितना एक्यूरेटली करते हैं, कितनी एरर फ्री उनकी परफॉर्मेंस है, कितनी फास्ट परफॉर्मेंस है, कितनी हायर प्रोडक्टिविटी है, कितनी अच्छे तरीके से उन्होंने टास्क को हैंडल किया है, ये सारी चीजें जो हैं ये काउंट होती हैं इन टास्क परफॉर्मेंस, ठीक है, दैट हाउ वेल यू हैव हैंडल्ड द टास्क, कितनी आप उसको सेंस ऑफ ऑटोनॉमी के साथ आप कितनी इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और कितनी ऑटोनॉमी के साथ आप उसको कर सकते हैं विदाउट कितना प्रोएक्टिवली इसको परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, कितना प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी किस तरह की है, तो देयर आर
एज पर द सिचुएशन या नेचर ऑफ द टास्क जो है उसमें जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ऑफ कोर्स हर जॉब में जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो इतनी शायद इंपॉर्टेंट हर जॉब में ही होती है, बहरहाल कुछ जॉब्स में जैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती होगी, जैसे मैकेनिकल जॉब्स हैं, ये जो टेक्निकल जॉब्स हैं जहाँ पर आपके जो नेचर ऑफ काम इस तरह का होता है कि आपको जो कोई टेक्निकल एरर्स आ गए या कोई मैकेनिकल एरर्स आ गए तो हाउ यू आर गोइंग टू फिक्स दोज एरर्स, आप उनको क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो वहां पर शायद आपको इस तरह के एरर्स वगैरह और इस तरह का जो है वो ज्यादा आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो दे माइट बी रिक्वायर्ड मोर, या आपको एनालिटिकल या टेक्निकल स्किल्स जो है वो कई जगह के ऊपर ज्यादा चाहिए होती होंगी कुछ जॉब्स के ऊपर कंपेयर टू सम अदर जॉब्स। ठीक है, तो ये जो डिफरेंसेस हैं कि आपको हाउ यू नो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट जॉब एंड हाउ यू आर परफॉर्मिंग, हाउ वेल यू आर परफॉर्मिंग एट दैट जॉब, वेदर यू आर सेटिस्फाइंग योर सुपरवाइजर और नॉट। तो ये चीजें जो हैं ये बेसिकली बेस बनती हैं फॉर अ गुड क्वालिटी रिलेशनशिप। अगर एक एम्प्लॉई जो है जो सबॉर्डिनेट है या फॉलोअर है, अगर वो इफ ही और शी इज परफॉर्मिंग वेल एट द टास्क एट द वर्क, ठीक है, और वो अगर अच्छा पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा है और वो अच्छे आउटकम्स दे रहा है तो फिर उससे क्या होगा कि वो इफ ही और शी इज गिविंग गुड आउटकम्स तो उससे क्या होगा कि वो जो है वो अच्छी बुक्स में आ जाएगा सुपरवाइजर की, सुपरवाइजर विल बी हैप्पी अगर वो टाइमली अपना डेडलाइंस को मीट कर रहा है, टाइमली अपना काम फिनिश कर रहा है, क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस कर रहा है एंड सो ऑन। तो उससे क्या होगा कि उससे जो है वो अच्छा काम हो जाएगा, रिलेशनशिप क्वालिटी जो है दैट विल बी गुड। बट इफ दैट्स नॉट द केस, ठीक है, तो फिर रिलेशनशिप क्वालिटी जो है वो हैम्पर्ड होगी, वो बैड होगी, दैट वोंट बी एज गुड रिलेशनशिप क्वालिटी फॉर दोज वर्कर्स हु आर नॉट एबल टू परफॉर्म द टास्क्स वेल। ठीक है, तो ये क्या होता है कि बेसिकली जो पास्ट एक्सपीरियंस है सुपरवाइजर का अबाउट द सबॉर्डिनेट्स, उनका जो पास्ट रिकॉर्ड है, जो ट्रैक रिकॉर्ड है उनका, जो उनकी हिस्ट्री है, द वे दे हैव बीन वर्किंग इन द पास्ट, ये सारी चीजें जो हैं ये डिटरमिन करती हैं एंड विद टाइम ये चीजें जो हैं वो आपको किसी एक ग्रुप में प्लेस करती हैं एक सबऑर्डिनेट को, कि उसका क्या पैटर्न है, कंसिस्टेंटली वो कैसे बिहेव कर रहा है। तो ऑल दीज थिंग्स दे बेसिकली डिटरमिन दैट वेदर यू विल बी कमिंग टू द इन ग्रुप और यू विल बी कमिंग टू द आउट ग्रुप। ठीक है, अब एक तो चीज ये हो गई कि आप डिटरमिन कैसे हुआ, ठीक है, इज इट बेसिकली इक्वालिटी है या नहीं है। तो ऑफ कोर्स यस वी कैन से दैट देयर इज नो इक्वालिटी, बट यस वी कैन से दैट देयर इज इक्विटी। इक्विटी हम ये कह सकते हैं कि इसमें है, इस थ्योरी में इक्विटी है, बट वी कैन से दैट इक्वालिटी नहीं है। बट ऑफ कोर्स इक्विटी जो है वो होनी जरूरी होती है कहीं पे भी, अब जो वर्क प्लेस के ऊपर इक्विटी होनी जो है वो जरूरी होती है। अब हम ये करते हैं कि इक्विटी को भी आगे फर्दर थोड़ा सा मैं इसकी इक्विटी कैसे है, इक्वालिटी कैसे नहीं है, इसको थोड़ा सा मैं आपको फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन दे दूंगी। पहले हम क्या करते हैं कि ये देखते हैं, एक तो चीज हमने इस्टेब्लिश कर ली कि लीडर और जो सबऑर्डिनेट है वो इन ग्रुप्स और आउट ग्रुप्स में लीडर कैसे उनको डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये चीज तो हो गई, दैट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट हाउ दे हैव बीन वर्किंग, कैसे क्या उनकी परफॉर्मेंस है उसकी बेस के ऊपर वो इन ग्रुप या आउट ग्रुप में फॉल कर जाते हैं। जो अच्छा काम कर रहे हैं वो उनके साथ अच्छे क्वालिटी रिलेशनशिप्स डेवलप हो जाएंगे, लीडर के उसका ट्रस्ट डेवलप हो जाता है ना बेसिकली। सो द लीडर्स ट्रस्ट इज हायर, वो दे विन हाई ट्रस्ट फ्रॉम द लीडर। ठीक है, तो वो म्यूचुअल एक गेन हो जाता है, म्यूचुअल ट्रस्ट हो जाता है, एक हाई ट्रस्ट मैनर में फिर लीडर उनको ट्रीट करता है। और जो ऑफ कोर्स व्हेन यू आर परफॉर्मिंग वेल एंड कंसिस्टेंटली तो आपको हाई ट्रस्ट मैनर में फिर आपका सुपरवाइजर या लीडर जो है वो ट्रीट करेगा। एंड बट इफ यू आर नॉट देन ऑफ कोर्स यू आर sabotaging द ट्रस्ट ऑफ योर लीडर और ये सुपरवाइजर। तो उसने आपको एक असाइनमेंट दिया, आप उसको प्रॉपर्ली फिलअप नहीं कर पाए या टाइमली नहीं कर पाए या उसमें क्वालिटी नहीं दे पाए या डिजायर्ड आउटकम्स अगर आप नहीं दे पाए तो उसका क्या रिजल्ट होगा कि आपका ऑफ कोर्स लीडर जो है वो हिज ट्रस्ट विल बी sabotaged एंड एज अ रिजल्ट वो आपको फ्यूचर में शायद उस तरह का टास्क या असाइनमेंट नहीं देगा। ठीक है, तो इसमें फिर अब ये चीज तो हो गई कि आपका जो है दूसरी चीज इन ग्रुपर्स में और आउट ग्रुपर्स में अब डिफरेंसेस क्या क्या हैं। ठीक है, डिफरेंसेस जो है वो इन टर्म्स ऑफ जैसे टास्क एलोकेशन के टर्म्स में डिफरेंसेस हैं इन ग्रुपर्स में और आउट ग्रुपर्स में, बिकॉज जैसे हम अभी ये टास्क की बात कर रहे थे कि जो इन ग्रुपर्स हैं उनको सिंस दे हैव बीन बिहेविंग वेल इन द पास्ट और लीडर का इस्टेब्लिश हो गया, उनके ऊपर ट्रस्ट इस्टेब्लिश हो जाता है, एक सर्टेन लेवल ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, एंड कॉन्फिडेंस इज इस्टेब्लिश्ड, देयरफॉर जो अच्छे जो क्रिटिकल टास्क होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में या जो इस तरह के इंपॉर्टेंट नेचर के टास्क होते हैं या जो चैलेंजिंग टास्क होते हैं, चैलेंजिंग असाइनमेंट्स जो होती हैं, दे आर बेसिकली असाइंड बाय द लीडर मोर टू द इन ग्रुपर्स। वो इन ग्रुपर्स को ज्यादा असाइन होती हैं जो चैलेंजिंग टास्क और असाइनमेंट्स हैं, कंपेयर टू द आउट ग्रुपर्स को वो इतनी असाइन नहीं होती, बिकॉज आउट ग्रुपर्स आर द ऑफ कोर्स द ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी इतनी नहीं है परफॉर्मेंस, जिनकी इतनी नहीं है।
ठीक है ना, तो वो उनको एज अ रिजल्ट उनके ऊपर एक आपका ट्रस्ट लेवल और कॉन्फिडेंस लेवल इतना एस्टेब्लिश नहीं हुआ, तो आपके पास एक चैलेंजिंग टास्क या असाइनमेंट अगर आती है एक मैनेजर के पास, कोई चैलेंजिंग डेडलाइन है या उसने टास्क परफॉर्म करवाना है अपने वर्कर्स से या यूनिट से, तो वो ऑफ कोर्स उन्हीं से करवाएगा ना, वो ही विल नॉट अगेन रिस्क द असाइनमेंट या उस सिचुएशन को वो रिस्क तो नहीं करेगा फर्दर व्हेन इट इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड दैट हु आर गुड परफॉर्मर्स एंड हु आर नॉट सो गुड परफॉर्मर्स। तो जो ज्यादा अच्छे परफॉर्मर्स होंगे फिर एज अ रिजल्ट वो जो टास्क है या वो जो काम है वो उन्हीं को मिलेगा कंपेयर टू द वंस हु आर नॉट सो गुड परफॉर्मर्स। तो जब एवरेज और मीडियोकर टास्क होंगे वो आपके एवरेज परफॉर्मर्स को या आउट ग्रुपर्स को मिलेंगे, और फिर जो अच्छे टास्क होंगे, चैलेंजिंग टास्क होंगे, दे विल बी गिवन टू द इन ग्रुपर्स। ठीक है, अब जब उनको ऑफ कोर्स इससे एसोसिएटेड आउटकम क्या है कि जो चैलेंजिंग टास्क ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, जो हाई रिस्क टास्क कर रहे हैं, चैलेंजिंग टास्क कर रहे हैं, उनको रिवॉर्ड्स भी ज्यादा मिलेंगे, और जो एवरेज रूटीन लाइक टास्क कर रहे हैं, मीडियोकर टास्क कर रहे हैं जिनकी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है, उनको आउटकम्स भी दे विल बी लेस रिवॉर्डेड कंपेयर टू द वंस हु आर वर्किंग हार्डर। ठीक है, तो अब इसमें देखें फिर इक्विटी कैसे आ गई। इक्विटी इस तरह से आ गई कि ऑफ कोर्स जितना जो इनपुट दे रहा है उसको उतना ही आउटपुट भी मिल रहा है। ठीक है, तो जो इन ग्रुपर्स हैं दे ऑल्सो इंजॉय हायर रिवॉर्ड्स, बेहतर वो एक सोशल स्टेटस या कंपनी में वो एक बेहतर स्टेटस इंजॉय करते हैं, दे इंजॉय बेटर रेप्यूटेशन। ठीक है, और जो सुपरवाइजर है, जो लीडर है, वो ट्राई करता है कि जो इन ग्रुपर्स हैं या जिनके उनके साथ एक अच्छे रिलेशनशिप्स हैं उनको वो हायर अप्स में ज्यादा इंट्रोड्यूस करवाए। ठीक है, फिर उनकी जो से है वो ज्यादा होती है, वो गिव्स देम बिकॉज ही ट्रस्ट देम मोर, देयरफॉर उनकी जो से है वो भी एक्सपेक्टेड है कि वो ज्यादा होगी, पार्टिसिपेशन उनकी ज्यादा होगी डिसीजन मेकिंग वगैरह में या इस तरह की जो सिग्निफिकेंट मैटर्स है उनमें। ठीक है, तो वो इस तरह के दे इंजॉय अ नंबर ऑफ बेनिफिट्स। फिर इसी तरह ही जो ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर दे हैव यू नो द इन ग्रुपर्स जो हैं वो उनको बेटर शेयर मिलता है ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज का, सच एज इन टर्म्स ऑफ द वर्क प्लेस की टर्म्स में आप कह लें, इसी तरह ही फिर आप इन टर्म्स ऑफ जो दूसरे रिसोर्सेज हैं उनके टर्म्स में आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं या जो दूसरे और इंफ्रास्ट्रक्चरल रिसोर्सेज हैं या जो वर्क स्पेस है या ऑफिस में जो स्पेस है वो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि उनको ज़्यादा बेहतर, और जो दूसरी फैसिलिटीज़ हैं फॉर एग्जांपल जैसे प्रिंटिंग वगैरह हो गई या और जो दूसरे आपकी जो टू परफॉर्म द वर्क, जो फैसिलिटेट करने के लिए काम को या एक स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वो बेटर डिस्ट्रीब्यूशन होगी इन ग्रुपर्स को कंपेयर टू द आउट ग्रुपर्स। ठीक है, बिकॉज आपको पता है कि रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन में लिमिटेड होते हैं और फिर उन लिमिटेड रिसोर्सेज को आपकी जब डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो फिर वो, क्योंकि वाई इन ग्रुपर्स को बेहतर मिलेंगे रिसोर्सेज, बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग मोर चैलेंजिंग टास्क्स। ठीक है, देयरफॉर उनको जो है वो रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन भी बेहतर होगी कंपेयर टू द वंस हु आर नॉट परफॉर्मिंग सो चैलेंजिंग टास्क्स। ठीक है, जो रूटीन लाइक टास्क कर रहे हैं तो उनको इतनी अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती पर रिसोर्सेज की, तो इसी तरह पर रिवॉर्ड्स भी इन ग्रुपर्स को आउट ग्रुपर से बेहतर मिलते हैं। तो आप ये देखें कि इस सारे जो प्रोपोजिशन है, द वे दिस थ्योरी इज बिल्ट एंड हाउ इट वर्क्स, जो इट ऑल दिस डिमाइस जो है वो बेसिकली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, एंड वी नो दैट इक्विटी बेसिकली क्या है कि इनपुट आउटपुट रेशियो का कंपैरिजन है योर्स विद दैट ऑफ योर कोवर्कर। तो अगर अब आप एक इन ग्रुप में फॉल कर रहे हैं और आपका जो कोवर्कर है वो आउट ग्रुप में फॉल कर रहा है, तो यू एंजॉय बेटर रिवॉर्ड्स, यू एंजॉय बेटर स्टेटस। ठीक है, आप बेहतर रिलेशनशिप को एंजॉय करते हैं अपने सुपरवाइजर बॉस के साथ, आपको बेहतर रिसोर्सेज मिल रहे हैं, एंड यू नो यू आर मोर नोन इन योर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में, हायर अप्स में आप ज्यादा नोन है, आपकी रेपुटेशन अच्छी है, आप ट्रस्ट एंजॉय करते हैं। देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स, अ नंबर ऑफ बेनिफिट्स दैट यू आर एंजॉयिंग, बट and which your coworker is not enjoying or your basically counterpart is not enjoying, but that is not equality of course। तो equality तो 2 + 2 = 4 है ना, equality तो कि 2 = 2, this is equality basically। ठीक है, कि अगर आपको if you are getting 2 तो your coworker is also getting 2, that is equality। but equity is कि आपकी जो इनपुट आउटपुट रेशो है उसका कंपैरिजन है। तो ऑफ कोर्स अगर आपको आउटपुट आपको जो है वो ज्यादा मिल रही है या आपको रिवॉर्ड अगर ज्यादा मिल रहा है तो आप इनपुट भी तो ज्यादा दे रहे हैं ना, आप कंट्रीब्यूशंस भी तो आपकी ज्यादा है ना कंपेयर टू दैट ऑफ योर जो है वो जो आपका आउट ग्रुपर मेंबर है या जो आपका काउंटर पार्ट है, इन कंपैरिजन टू हिम और हर आपकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं दे आर आल्सो हायर, दैट इज व्हाई यू आर बीइंग पेड हायर टू।
ठीक है, देयरफॉर देयर इज एन एलिमेंट ऑफ इक्विटी इन द थ्योरी, ठीक है। तो अब फिर यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि लीडर्स दे सिलेक्ट सर्टेन फॉलोअर्स टू बी इन, यानी कि वो इन ग्रुपर्स में आ गए, देयर फेवरेट्स, विच इज बेस्ड ऑन कॉम्पिटेंस एंड कंपैटिबिलिटी एंड सिमिलैरिटी टू द लीडर, ठीक है। तो इसमें एक चीज ये भी हो सकती है कि आपकी जो एलिमेंट कंपैटिबिलिटी भी समटाइम्स जो है आपकी, यू फील समटाइम्स मोर कंपैटिबल, एक एम्प्लॉई है उसकी, समटाइम्स आपने देखा होगा कि ऑर्गेनाइजेशंस में आपकी जो आपके बॉसेस होते हैं, कुछ बॉसेस के साथ आपकी फॉर नो रीजन आपकी यू डोंट हैव अ कंपैटिबिलिटी विद योर बॉस, ठीक है। आप उस सेम पिच पे, सेम कंफर्ट लेवल के ऊपर आप कभी आ ही नहीं पाते, बट विद सम अदर्स यू हैव मोर कंपैटिबिलिटी, आपकी ज्यादा होती है, आपका कंफर्ट लेवल और आपकी जो पिच है या वो सारी चीजें जो है दे आर बेटर, ठीक है। तो ये व्हाई इज दैट, बिकॉज ऑफ दिस के आपका जो है वो एक तो इसकी ये रीजन भी हो सकती है, और कॉम्पिटेंस की मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दी है। तो फिर इस तरह की जो चीजें होती हैं उनमें फिर क्या होता है कि एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपका जो है वो गुड रिलेशनशिप उसमें आ जाते हैं। अब जो सिमिलैरिटी वगैरह है इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि समटाइम्स जो है वो जेंडर बायस भी आ जाता है, या इस तरह की चीजें भी समटाइम्स आ जाती हैं, जब लीडर को ये फील हो रहा होता है कि बेसिकली उसका कंफर्ट लेवल ज्यादा होता है किसी एक पर्टिकुलर वर्क ग्रुप के साथ या किसी एक पर्टिकुलर सबऑर्डिनेट के साथ, वो इस तरह से भी हो सकता है, ऑल्दो दैट कैन बी डिस्क्रिमिनेटरी, वो हो सकता है। जैसे समटाइम्स जैसे फीमेल्स जो हैं वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं विद द फीमेल जो कॉलीग्स हैं या कोवर्कर्स हैं उनके साथ, वाई बिकॉज दे फील के वो ज्यादा दे अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर, और वो एक दूसरे की जो सिचुएशंस हैं उनको वो बेहतर अंडरस्टैंड करती हैं। तो समटाइम्स जो है वो, या एक जो एज ग्रुप है उसके विद एन अदर एज ग्रुप, आप ऑफ कोर्स जो आपसे जो एज ग्रुप आपसे बहुत सीनियर्स हैं, आपकी उनके साथ उस तरह की कंपैटिबिलिटी नहीं होती जितनी आपकी अपने एज ग्रुप में होती है, ठीक है। तो ये इस तरह के फैक्टर्स भी इसमें हो सकते हैं। देन एक्सचेंजेस विद दीज इन फॉलोअर्स विल बी हायर क्वालिटी देन दोज विद द आउट वंस, ठीक है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो इसका रिजल्ट फिर क्या निकलेगा? रिजल्ट इसका यही है कि इन सबऑर्डिनेट्स विल हैव हायर परफॉर्मेंस रेटिंग्स, लेस टर्नओवर एंड ग्रेटर जॉब सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो जो इन मेंबर्स हैं, जो वो जो सबऑर्डिनेट्स जो हैं जिनकी हायर परफॉर्मेंस रेटिंग्स हैं, दे विल हैव उनका बेहतर होगा और कंपेयर टू द वंस हु हैव द लेस टर्नओवर, सॉरी द इन ग्रुपर्स जो हैं उनकी आप ऑफ कोर्स आउटकम्स जो हैं वो एज अ रिजल्ट बेहतर निकलेंगे, दे विल बी मोर सेटिस्फाइड एट देयर जॉब्स। इट इज ऑल्सो बीन रिपोर्टेड कि वो LMX जो है या जो बेटर क्वालिटी रिलेशनशिप्स हैं उनके ज्यादा a number of other outcomes other than the ones that are reported here। एक तो उनकी परफॉर्मेंस रेटिंग्स इंप्रूव्ड होती हैं, बेहतर होती हैं, टर्नओवर उनकी कम होती है, टर्नओवर इंटेंशंस उनकी कम होती हैं, दे एंजॉय बेटर ग्रेटर जॉब सेटिस्फेक्शन, दे आर मोर कमिटेड, ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज्यादा कमिटेड होते हैं, फिर वो अपने सुपरवाइजर के साथ ज्यादा कमिटेड होते हैं, फिर वो OCVs में ज्यादा एंगेज करते हैं, फिर जो हाई LMX इनके रिलेशनशिप्स होते हैं वो दे आर ऑल्सो रिपोर्टेड टू शो मोर इनोवेटिव बिहेवियर्स, दे आर रिपोर्टेड टू शो मोर जो है वो जो क्रिएटिव बिहेवियर्स वो ज्यादा शो करते हैं, ठीक है। प्रोएक्टिविटी उनकी ज्यादा होती है, प्रोएक्टिव बिहेवियर्स वो ज्यादा शो करते हैं, उनकी ऑक्यूपेशन के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ जो कमिटमेंट और सेटिस्फेक्शन है दैट इज हायर। सो देयर आर अ नंबर ऑफ आउटकम्स विच आर जो बोथ उनके जो विच आर रिलेटेड, फिर उनकी साइकोलॉजिकल जो एम्पावरमेंट है वो ज्यादा होती है, द वंस हु एंजॉय बेटर क्वालिटी रिलेशनशिप्स, तो दे फील मोर एम्पावर्ड साइकोलॉजिकली बिकॉज दे फील के जो उनका सुपरवाइजर या बॉस है उनके साथ उनका अच्छा रिलेशनशिप है, तो यू फील गुड ऑटोमेटिकली व्हेन यू फील दैट आपका बॉस के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप है, वर्किंग रिलेशनशिप अच्छा है, तो यू फील गुड, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो उनके आउटकम्स फिर ऑफ कोर्स दे आर मोर पॉजिटिव आउटकम्स देन द वंस दैट आर कमिंग फ्रॉम द आउट ग्रुपर्स। तो यहाँ पर आप ये देखें कि ये जो थ्योरी है, अगर आप इसको विद द हेल्प ऑफ अ फिगर, हम एग्जिबिट के शेप में अगर हम इसको देखें तो आप ये देख सकते हैं कि जो इन ग्रुप है उसमें 3 यहाँ पे सबऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और 3 ही सबऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं आउट ग्रुप में, ठीक है। तो जो लीडर है उसका फॉर्मल रिलेशनशिप्स हैं विद द आउट ग्रुपर्स, और जो इन ग्रुपर्स हैं उनके साथ उसका हाई इंटरेक्शन है, तो दैट इज ऑफ कोर्स आप एज एक्सपेक्टेड, या जैसे आप उसको लॉजिकल टू अस्यूम कि जब आपका रिलेशनशिप अच्छी क्वालिटी होगी, जिसके साथ ज्यादा अच्छी रिलेशनशिप क्वालिटी होती है उसके साथ हमारा इंटरेक्शन भी ज्यादा होता है। अगर नहीं इतनी अच्छी होती, जैसे आउट ग्रुपर्स हैं, तो उनके साथ फिर क्या है कि आपका नेचर रिलेशनशिप बड़ा फॉर्मल सा होता है, जैसे टास्क ओरिएंटेड सा रिलेशनशिप या फॉर्मल। इसी तरह फिर मैंने आपको बताया कि जो ट्रस्ट लेवल है वो हायर होता है लीडर का ऑन द इन ग्रुपर्स, ठीक है। एंड वाई? बिकॉज ऑफ द डिफरेंट रीजंस हैं, उसकी पर्सनल कंपैटिबिलिटी है,
सबॉर्डिनेट कॉम्पिटेंस है, एंड और एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटी। समटाइम्स एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटी जो है उससे भी आपके जो रिलेशनशिप क्वालिटी है वो आप उसमें आ जाते हैं। समटाइम्स दैट आल्सो हैपन्स। समटाइम्स इंप्रेशन मैनेजमेंट भी हो जाती है। सो नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके हो सकते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा उनके चांसेस या प्रोबेबिलिटी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी, मतलब मेन इसकी रीजंस जो हैं वो यही वाली हैं। कंपैटिबिलिटी है, सबॉर्डिनेट की कॉम्पिटेंस है, एंड इट कुड बी द आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है कि आप कितने एक्सट्रोवर्टेड हैं। तो ये बेसिकली थ्योरी थी। तो इसमें LMX थ्योरी में अब हमने इसके वी सॉ कि किस बेसिस के ऊपर आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए इस थ्योरी की, कि किस बेसिस के ऊपर जो है वो डिफरेंशिएशन होती है बिटवीन द इनग्रुपर्स एंड आउटग्रुपर्स, कैसे वो फॉर्म होते हैं, व्हाट आर द बेसिस बिहाइंड द फॉर्मेशन, ठीक है। फिर वो उनकी क्या डिफरेंसेस क्या हैं इन टर्म्स ऑफ द रिसोर्सेज जो उनकी प्रोविजन होती है, फिर रिवॉर्ड्स वगैरह के टर्म्स में क्या डिफरेंसेस हैं, ट्रस्ट के टर्म्स में डिफरेंसेस, फिर जो है वो उनकी इक्विटी इक्वालिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ दे आर डिफरेंट इन आउटकम्स। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे पहले भी माइंड में आया था एंड देन आई फॉरगॉट टू टेल यू, जो कि यहाँ पे इन स्लाइड्स में आपको वो पॉइंट नहीं, यहाँ पे नहीं है स्लाइड्स में, कि जो लीडर है वो बेसिकली सबऑर्डिनेट के साथ, और जो लीडर है उसका ये डिफरेंशिएट कर रहा होता है ना बिटवीन द इन ग्रुपर्स और आउट ग्रुपर्स के बीच में। तो मैंने आपको ये बताया कि कैसे जो है वो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है। सो दैट इज अ 1-to-1। तो मैंने ये जो पीछे वाली स्लाइड में हमने देखा कि सबऑर्डिनेट A, B और C के साथ उसके रिलेशनशिप्स, और फिर इसी तरह C, D और E के साथ विच आर इन द आउट ग्रुप्स और ये वाले इन ग्रुप्स में, ठीक है। तो इनके जो सो द रिलेशनशिप इज बेसिकली 1-to-1, ठीक है। एंड ऑल्सो इट इज नॉट कोई वन साइडेड ऑफ कोर्स नहीं है, इट इज फ्रॉम द बोथ साइड्स, ठीक है। तो इसकी जो परसेप्शंस हैं, बेसिकली परसेप्शंस है ना, जब हम डिटरमिन करते हैं कि आपका जैसे क्या रिलेशनशिप है विद योर लीडर, तो ये मेरी परसेप्शंस होंगी अबाउट माय लीडर, ठीक है, कि मेरा उसके बारे में, उसके साथ कैसा रिलेशनशिप क्वालिटी है। और इसी तरह ही अगर जो लीडर है उसकी मेरे बारे में परसेप्शंस होंगी कि उसका रिलेशनशिप क्वालिटी जो है वो हाउ हिज और हर रिलेशनशिप क्वालिटी इज विद मी, ठीक है। तो ये इस तरह से इट इज बेसिकली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ perceptions of the leader and that of the subordinate। अच्छा, इसके बाद जो है वो पाथ गोल थ्योरी को हम देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यू सी कि पाथ गोल थ्योरी जो है इट बेसिकली सेज दैट लीडर मस्ट हेल्प फॉलोअर्स अटेनिंग गोल्स एंड रिड्यूस रोड ब्लॉक्स टू सक्सेस, ठीक है। तो लीडर का जो रोल है वो ये होना चाहिए कि वो फॉलोअर को हेल्प करे इन ऑर्डर टू अटेन द गोल्स। गोल अचीवमेंट में, गोल अटेनमेंट में लीडर शुड हेल्प द फॉलोअर्स, और उसको रोड ब्लॉक्स को या जो चीज़ें हैम्पर कर रही हैं सक्सेस को या स्मूथ वर्किंग को, फंक्शनिंग को, एक लीडर का ये रोल बनता है कि वो उनको एलिमिनेट करे। तो इसमें अब हम ये देखते हैं कि लीडर्स जो है दे मस्ट चेंज बिहेवियर्स टू फिट द सिचुएशन, एनवायरमेंटल कॉन्टिजेंसीज एंड सबऑर्डिनेट कॉन्टिजेंसीज, ठीक है। तो ये थ्योरी बेसिकली ये कहती है कि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, क्योंकि लीडर का ये काम है कि इट्स नॉट ओनली कि वो गोल सेटिंग करे, दैट्स नॉट द ओनली वर्क, ठीक है। तो वो गोल सेटिंग ही उसका काम नहीं है, लेकिन उसको ये भी मेक श्योर करना चाहिए कि वो फैसिलिटेट करे अपने सबऑर्डिनेट्स को, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करे जो उनको रिक्वायर्ड हैं टू डू दैट वर्क, टू गेट द वर्क डन, ठीक है। तो जो रोड ब्लॉक्स हैं उनको भी वो एलिमिनेट करे, उनको अंडरस्टैंड करे और एलिमिनेट करे। तो ये सारे भी उनको फैसिलिटेशन भी करनी चाहिए लीडर को टू अचीव दैट गोल, ठीक है। तो एक पाथ भी दे टू अचीव द गोल। तो इसके लिए द थ्योरी बेसिकली सेज कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉन्टिजेंसीज इन द वर्क प्लेस। तो लीडर को अपना बिहेवियर जो है वो एडजस्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द different types of contingencies that are in the workplace। तो अभी तक हमने जो पिछली जितनी भी थेरीज थी, कॉन्टिजेंसी थेरीज थी, उनमें हमने क्या देखा था कि जो है वो यहाँ हमने ये देखा कि जो सिचुएशनल जो कॉन्टिजेंसीज हैं वो हमने देखी इन टर्म्स ऑफ, एक तो कुछ जगह के ऊपर हमने सिचुएशन के टर्म्स में भी देखी, टास्क के टर्म्स में देखी, कुछ में हमने लीडर जो सबऑर्डिनेट है उसकी रेडीनेस के टर्म्स में भी देखी। तो यहाँ पर क्या है बेसिकली इन दोनों को वो द थ्योरी जो है वो इट्स टेक कंसिडरिंग द बोथ, कि इस कॉन्टिजेंसीज जो हैं वो सिचुएशन में भी हो सकती हैं और कॉन्टिजेंसीज जो हैं वो पर्सन्स में या सबऑर्डिनेट्स में या फॉलोअर्स में भी हो सकती हैं। और लीडर को इन चीज़ों को, इन सिचुएशंस को देखकर एज पर दैट अपना जो बिहेवियर है वो एडजस्ट करना चाहिए या करना पड़ेगा।
करना चाहिए फॉर सक्सेसफुल जो आउटकम्स हैं ये सक्सेसफुल रिजल्ट्स के लिए। तो ये यहाँ पर देखें कि ये इस थ्योरी की बेसिकली एक्सप्लेनेशन है। व्हाट इट इज सेइंग इज दैट द लीडर बिहेवियर, अगेन देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लीडर बिहेवियर। एक तो मैंने आपको बताया जैसे डायरेक्टिव है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हुए हैं ये टाइप्स ऑफ लीडर बिहेवियर। पिछली वाली जो थ्योरी थी एलएमएक्स से पहले जब हमने की थी, सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल जब किया था, तो उसमें भी हमने इन्हीं बिहेवियर्स के टर्म्स में ही डिस्कस किया था। तो डायरेक्टिव है, पार्टिसिपेटिव बिहेवियर हो सकता है, सपोर्टिव हो सकता है, एंड देन you can say that your achievement oriented behavior. तो there are these different types of behaviors. तो और ये जो behaviors हैं ये they basically lead to the different outcomes, leader के जो ये behaviors हैं, ठीक है, and such as the performance and satisfaction। तो 2 outcomes यहाँ पे ये theory in terms of these 2 outcomes बात करती है। एक तो टास्क परफॉर्मेंस है, जॉब परफॉर्मेंस एम्प्लॉइज की, और दूसरा जो है वो उनकी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अच्छा, अब ये आप देखें कि ये थ्योरी बेसिकली कह रही है कि ये लीडर बिहेवियर तो इन आउटकम्स को रिजल्ट करेगा, लेकिन दिस रिलेशनशिप इज बेसिकली मॉडरेटेड बाय द एनवायरमेंटल कॉन्टिजेंसी फैक्टर्स एंड द सबऑर्डिनेट कॉन्टिजेंसी फैक्टर्स। तो वो जिस तरह के ये दोनों फैक्टर्स हैं, कंसिडरिंग देम लीडर को अपना बिहेवियर ऑल्टर करना चाहिए इन ऑर्डर टू अचीव द बेटर आउटकम्स। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल सबऑर्डिनेट के हम कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं, जैसे लोकस ऑफ कंट्रोल को हम देख लेते हैं। आपको पता है कि लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है कि आपका बेसिकली योर कॉन्फिडेंस कि आप जो है वो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जितनी भी चेंजेस हो रही हैं उनका कंट्रोल जो है दैट एग्जिस्ट विद इन यू। सो के रिमोट कंट्रोल जो है वो आपके हाथ में है, जो आप जब आपको ये फीलिंग हो कि वट एवर इज हैपनिंग आउटसाइड इन द एनवायरनमेंट, आप उसको चेंज कर सकते हैं, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यू आर इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, ठीक है, और द सिचुएशन इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय यू, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप ये समझते हैं कि जो लोकस ऑफ कंट्रोल है, यानी जो सेंटर ऑफ कंट्रोल है, दैट लाइज विद इन यू, दैट इज इन योर हार्ट, इनसाइड यू, ठीक है। सो यू हैव द रिमोट कंट्रोल फॉर ऑल द दैट इज हैपनिंग आउटसाइड एंड यू आर परफेक्टली इन कंट्रोल। यू डोंट फील हेल्पलेस एंड यू डोंट फील मिजरेबल। अब ऑन द अदर हैंड जो लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल होता है, तो इट इज द अदर वे अराउंड। आप ये समझते हैं कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में या आउटसाइड या आपकी जॉब से रिलेटेड या व्हाटएवर द चेंजेस आर टेकिंग प्लेस, या जो भी हो रहा है उसके लिए आप दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल, दैट इज बियॉन्ड योर कंट्रोल। वो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में है, मैनेजमेंट के कंट्रोल में है, बॉस के कंट्रोल में है, कोवर्कर के कंट्रोल में है, कस्टमर के कंट्रोल में है, इन हुज एवर कंट्रोल दैट इज, बट यू फील कि उसका कंट्रोल आपके पास नहीं है। और आपने ये देखा होगा कि ये पर्सनैलिटी बेसिकली ट्रेट है ना, लोकस ऑफ कंट्रोल, इट्स बेसिकली ये पर्सनैलिटी ट्रेट और पर्सनैलिटी डिफरेंसेस होते हैं। कुछ लोग जो हैं उनका दे हैव हाई इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है, कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं उनका हाई एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है, ठीक है। तो जो इंटरनल जिनका लोकस ऑफ कंट्रोल होता है, दे ऑलवेज फील दैट दे आर इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशंस और दे कैन हैंडल एंड दे कैन कंट्रोल, बट जो जिनका एक्सटर्नल होता है वो ये समझते हैं कि इट्स ऑल इन अदर्स हैंड्स एंड देयर इज नथिंग इन योर हैंड्स, ठीक है। तो अब जब आपका लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल हो तो फिर आपको इन दैट केस जो है वो पार्टिसिपेटिव जो सपोर्टिव जो लीडरशिप है दैट या जो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप है दैट माइट बी रिक्वायर्ड, बट नॉट दैट, फिर उसमें आपको डायरेक्टिव लीडरशिप विल नॉट वर्क देयर बिकॉज यू डोंट नीड डायरेक्शंस, ठीक है। इसी तरह आपका एक्सपीरियंस है, अगर आपका जितना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस है, द मोर एक्सपीरियंस्ड यू आर, द लेसर एंड लेसर यू रिक्वायर द डायरेक्टिव लीडरशिप। यू माइट रिक्वायर, मतलब एक्सपीरियंस जो है वो, जैसे हमने पिछले थ्योरी में भी यही देखा था कि एक्सपीरियंस जितना ज्यादा होगा उसका भी यही लिंक था पिछली थ्योरी में भी, सिचुएशनल जो लीडरशिप थ्योरी है दैट हैड द सेम सिमिलर लिंक, कि आपका जितनी आपकी ज्यादा होगा ना एक्सपीरियंस जितना ज्यादा होगा उतना ही आपको जो है वो डायरेक्शंस की कम जरूरत पड़ेगी। सो पार्टिसिपेटिव जो बिहेवियर है दैट माइट बी मोर इनकरेज्ड वेयर द जो सबऑर्डिनेट्स या फॉलोअर्स हैं दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, दे नो हाउ टू डू द थिंग्स, हाउ टू डू देयर वर्क और किस चीज का क्या आउटकम निकलेगा। दे डोंट नीड डायरेक्टिव लीडरशिप देन, ठीक है। इसी तरह जो एबिलिटी है, परसीव्ड एबिलिटी जितनी आपकी ज्यादा होगी उतना ही आप अचीवमेंट ओरिएंटेड अगर लीडर बिहेवियर होगा ना वहां पे, तो दैट विल वर्क बेटर if you perceive higher ability। अगर आप ये समझते हैं कि you are able to do it and then you will basically जो achievement oriented leadership style है that will lead to higher outcomes। अच्छा, अब दूसरे जो environmental या contingency factors हैं उनकी भी थोड़ी सी एग्जांपल देख लेते हैं। ये भी मैंने आपको पहले भी बताया था, हमने पहले भी थ्योरी में एक्सप्लेन किया था कि टास्क स्ट्रक्चर जो है, हाउ
दैट इज लिंक्ड टू द लीडर बिहेवियर। के टास्क हैं जो जितने फॉर्मलाइज्ड होंगे, जितने वो स्ट्रक्चर्ड होंगे टास्क्स जो हैं, उतना ही ज़्यादा आपका जो है वो सपोर्टिव एक बिहेवियर जो है दैट माइट बी मोर रिक्वायर्ड, उसमें डायरेक्शन फिर आपको कम चाहिए होगी। इसी तरह ही अगर आपकी जो एम्बिग्विटी नहीं होगी ना बेसिकली, तो एम्बिग्विटी जितनी कम होगी, क्लैरिटी जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही जो है वो बेसिकली आपको एक जो सपोर्टिव लीडरशिप स्टाइल है दैट माइट बी रिक्वायर्ड, उसमें डायरेक्टिव लीडरशिप स्टाइल माइट नॉट बी रिक्वायर्ड। तो इसी तरह ही जो है वो ये दीज आर अ फ्यू एग्जांपल्स जो ये थ्योरी देती है ऑन हाउ बेसिकली जो ये वाले फैक्टर्स हैं डिफरेंट एनवायरनमेंट में और सबऑर्डिनेट जो से रिलेटेड या एनवायरनमेंट से रिलेटेड कैसे डिफरेंसेस जो हैं वो डिफरेंट उनको एक्सप्लेन करते हैं। ओके, सो आई थिंक वी नीड टू पिक अप अ लिटिल स्पीड बिकॉज यू सी वी हैव मच टू डू येट। अब आप ये देखें कि आगे फ्रेमिंग को देख लेते हैं। दैट इज बेसिकली द using of the words to shape meaning and inspire others. So framing is a way to use language to manage meaning. So इसमें फिर क्या है कि the leaders they use framing such as selectively including or excluding facts to influence how others see and interpret reality. So just इसमें कुछ खास भी नहीं है, there is nothing much to explain. तो it's basically selectively आप सब sometimes जैसे हमने जब कम्युनिकेशन की थी तो उसमें मैंने आपको फिल्टरिंग बताई थी, तो आप इसको थोड़ा सा फिल्टरिंग के साथ भी रिलेट कर सकते हैं कि फिल्टरिंग जो है वो जैसे समटाइम्स नॉर्मली ये होता है कि जब एक अपवर्ड कम्युनिकेशन में अक्सर यूज होती है, बट ऑफ कोर्स वो उसमें कोई सच लिंक जरूरी नहीं है कि अपवर्ड में ही सिर्फ यूज हो। इट्स समथिंग लाइक दैट, फिल्टरिंग में आप क्या कर रहे होते हैं कि आप कुछ इन्फॉर्मेशन या वो इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, जरूरी नहीं है कि आप गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे होते, सही दे रहे होते हैं, लेकिन पार्ट्स में ये इस तरीके से उसको प्रेजेंट करके दे रहे होते हैं। फिल्टर आप उसको इस तरह से कर रहे होते हैं कि आप जो है वो कम्युनिकेशन अगला बंदा जो है, जो आपका बॉस है, वो भी हैप्पी खुश रहे और वो उसको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज को आप अवॉइड करना चाहते हैं दैट वे। तो दैट्स वाई हमने वो इस सेंस में डिस्कस किया था कि वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो आप नहीं दे रहे होते, पूरी पिक्चर प्रेजेंट नहीं कर रहे होते, लेकिन आप एक एम्बिग्विटी में रख लेते हैं ना चीज को। तो यहाँ पर फ्रेमिंग में क्या है कि आपने अक्सर देखा होगा कि लीडर्स जो हैं वो फ्रेमिंग को यूज करते हैं। जो इनकी मोटिवेशनल जैसे स्पीचेस होती हैं, तो वो क्या है कि दे ऑल बेसिकली फ्रेमिंग हो रही होती है कि कैसे उन्होंने इन्फ्लुएंस करना है दूसरों को, व्हाट लैंग्वेज दे हैव टू यूज, कहाँ पे कौन से वर्ड्स यूज करने हैं, कैसे उनको इंटरप्रिटेशन उनकी कैसे होगी, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट। तो वो दिस इज हाउ दीज जो लीडरशिप होती है या जो लीडर्स होते हैं दे यूज फ्रेमिंग टू इंस्पायर अदर्स, टू मोटिवेट अदर्स एंड टू गिव मीनिंग टू वर्ड्स। ठीक है, डिफरेंट चीजों को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट मीनिंग्स देने के लिए वो बेसिकली ये यूज कर रहे होते हैं। Okay, now let's quickly move to this inspirational approaches to leadership. ठीक है, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हम कैरिस्मेटिक लीडरशिप को देख लेते हैं। कैरिस्मेटिक लीडरशिप जो है ये बेसिकली द थ्योरी सेज दैट द फॉलोअर्स दे मेक एट्रीब्यूशंस ऑफ हीरोइक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडरशिप एबिलिटीज व्हेन दे ऑब्जर्व सर्टेन बिहेवियर्स। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया कि जब फॉलोअर्स जो हैं वो they are basically they're making attributions of heroic or extraordinary leadership abilities when they are observing certain behaviors from their leader। ठीक है, और अब वो कैरिस्मेटिक लीडर्स जो हैं वो किस तरह के बिहेवियर्स हैं जो लीडर्स शो करते हैं, तो जिसके ऊपर फॉलोअर्स जो हैं वो ये फील करते हैं, दे एट्रीब्यूट देम टू द हीरोइज्म ऑफ देयर लीडर्स या एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज ऑफ द लीडर को वो कैसे हाउ एंड दे आर देन कॉल्ड एज द कैरिस्मेटिक लीडर्स। तो कैरिस्मेटिक लीडर्स आपने अक्सर सुना होगा कि कैरिस्मेटिक लीडर का जो है वो कैरिस्मा है जी, उसमें तो बड़ा कैरिस्मा है और ही इज अ कैरिस्मेटिक लीडर। या आपने अक्सर स्टीव जॉब्स के बारे में बहुत कॉमनली सुना होगा कि ही वाज अ कैरिस्मेटिक लीडर। ठीक है, तो उसने एप्पल को ट्रांसफॉर्म कर दिया इंटायरली, वो जो है वो कैरिस्मेटिक लीडर था। कैरिस्मेटिक लीडर्स जो है ना बेसिकली उनकी क्वालिटीज ये हैं, व्हाट मेक्स अ लीडर कैरिस्मेटिक लीडर। एक तो उनकी विजन होती है, दे हैव अ विजन। ठीक है, एंड मतलब दे हैव बेसिकली कि वो एक कंपनी जो है उसको जिसको भी वो रन कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, दे हैव अ विजन फॉर दैट कंपनी दैट वेयर इन फ्यूचर दे वांट टू सी दैट कंपनी। तो उसके लिए वो विजन जो है दैट इज ऑफ द काइंड दैट दे चैलेंज द स्टेटस को। जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं, एग्जिस्टिंग जो थेरीज हैं, उनको वो चैलेंज करते हैं, एग्जिस्टिंग वेज ऑफ डूइंग थिंग्स को, एग्जिस्टिंग कल्चर्स को,
दे चैलेंज देम, दे वांट टू ब्रिंग चेंज, ठीक है, वो उसमें वो दे हैव द बेसिकली उनके इनोवेटिव आइडियाज होते हैं ना, एंड द विजन इज इनोवेटिव, द विजन देयर इज क्रिएट एलिमेंट, इनोवेशन का, क्रिएटिविटी का एलिमेंट होता है उसमें, और वो एक आपको डायरेक्शन देती है, एक फर्म को डायरेक्शन देती है कि हाउ द फर्म हैज टू अचीव, जो है वो कब तक उसने, बाय व्हाट टाइम उसने, वेयर यू सी दैट कंपनी, ठीक है, कि वो कहाँ पर जाए, वेयर यू सी दैट कंपनी इन द फ्यूचर, ठीक है, 10 years डाउन द रोड, 15 years डाउन द रोड, आप उस कंपनी को किस तरह देखना चाहते हैं, कहाँ पर देखना चाहते हैं। तो एक चीज ये हो गई, ठीक है, उसमें विजन होता है। अब ऑफ कोर्स सब जो कैरिस्मेटिक लीडर्स हैं, एक तो उनकी ये क्वालिटी है कि दे हैव विजन, एंड सेकंडली दे डेवलप अ विजन स्टेटमेंट, ठीक है। अब विजन होने में और विजन स्टेटमेंट डेवलप करने में डिफरेंस है। अब विजन स्टेटमेंट जो होती है वो बेसिकली एक आर्टिकुलेटेड स्टेटमेंट होती है, विच एक्सप्लेन्स, जो बताती है आपके ओवरआर्चिंग ऑब्जेक्टिव्स को बताती है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को बताती है, ठीक है। तो विजन जो है वो बेसिकली क्या है, कैरिस्मेटिक लीडर्स की, दैट गिव्स द एन आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, चैलेंजिंग द स्टेटस को। तो ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं विजन के, जो कैरिस्मेटिक लीडर्स देते हैं, ठीक है। और फिर ये है कि इसमें देन दे गिव अ विजन स्टेटमेंट। तो विजन स्टेटमेंट क्या है कि बेसिकली एक रिटन स्टेटमेंट है जो कि आपके जो वर्कर्स हैं, जो विजन आपने एज अ लीडर फॉर द कंपनी, आपने जो भी इन्विजन किया है उस कंपनी के लिए, यू आर ब्रिंगिंग दैट इनटू राइटिंग, और वो कम्युनिकेट कर रहे हैं टू द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो आपको पता है कि विजन स्टेटमेंट जो है वो दैट इज नॉट ओनली फॉर द कंपनी या उसके एम्प्लॉइज के लिए नहीं होती, बट इट इज फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स के लिए होती है, और जो उसके किसी भी कंपनी के जो डिस्क्लोजर के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स ऑफ डिस्क्लोजर। तो बेसिकली जब एक सेंस ऑफ कमिटमेंट फिर इनकलकेट करती है, एक मोटिवेशन देती है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को, या स्पेसिफिकली एम्प्लॉइज को, बिकॉज एम्प्लॉइज ने उनको उस विजन को ट्रांसफॉर्म करना है, उसने इम्प्लीमेंट इनेक्ट करवाना है एम्प्लॉइज से। तो एम्प्लॉइज को एक बेसिकली इट इज अ लैंग्वेज फॉर द एम्प्लॉइज, इट इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन टू द एम्प्लॉइज दैट दिस इज व्हाट यू आर ड्रीमिंग फॉर दिस कंपनी टू बी इन द कमिंग फ्यूचर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि फिर जो कैरिस्मेटिक लीडर्स हैं वो दे हैव अ विजन, वो फिर ये कि दे आर विलिंग टू टेक पर्सनल रिस्क्स टू अचीव दैट विजन, ठीक है। सो दे रिस्क देमसेल्व्स, अपने पर्सनल जो रिस्क्स हैं, दे आल्सो आर विलिंग टू टेक दोज पर्सनल रिस्क्स टू अचीव दोज गोल। तो इसका मतलब है कि वो पर्सनली आइडेंटिफाई करते हैं, दे पुट ऑल स्टेक्स टू अचीव दैट विजन, अपने पर्सनल स्टेक्स भी वो लगाते हैं टू अचीव दैट विजन फॉर द कंपनी। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के ऊपर पर्सनल गोल्स को वो सबऑर्डिनेट करते हैं। उसके बाद ये कि दे आर सेंसिटिव टू फॉलोअर नीड्स, ठीक है। तो बेसिकली देयर इज दिस एलिमेंट ऑफ एम्पैथी का एलिमेंट है, इसमें आ जाता है। जो कैरिस्मेटिक लीडर्स हैं उनके लिए इट हैज़ बीन शोन दैट दे आर बेसिकली एम्पैथेटिक लीडर्स होते हैं, कि वो दे टेक केयर अबाउट द पीपल, दे केयर फॉर द पीपल, दे केयर फॉर द नीड्स एंड द गोल्स ऑफ द पीपल। उनकी पर्सनल एस्पिरेशंस लोगों की क्या हैं, वो उनके लिए सपोर्टिव होते हैं और उनके लिए वो केयरिंग होते हैं। सो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैरिस्मेटिक लीडर्स। एंड देन दे एग्जिबिट बिहेवियर्स दैट आर आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर्स में वो एंगेज होते हैं, और उनके जो ओवरआर्च गोल्स हैं, दे आर ओवरआर्चिंग एंड दे आर बेसिकली स्ट्रेचिंग गोल्स। लेकिन अगेन आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि जो गोल्स हैं उनके ऊपर जो उनके जो स्ट्रेच है गोल्स में, वो इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि वो ओवरली एम्बिशियस नहीं होना चाहिए, वो अनडूएबल नहीं होना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑल्सो मोटिवेटिंग। तो वो अनडूएबल नहीं होते, बट दे आर ऑफ कोर्स ओवरआर्चिंग गोल्स। उसके बाद ये कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी देखते हैं कि विजन एंड आर्टिकुलेशन, जैसे मैंने आपको बताया। सो द कैरिस्मेटिक लीडर जो ही हैज अ विजन, he expressed as an idealized goal that proposes a future better than the status quo and is able to clarify the importance of the vision in terms that are understandable to others, ठीक है। तो वो एक अंडरस्टैंडेबल वे में दैट विजन इज आर्टिकुलेटेड एंड कम्युनिकेटेड टू द अदर पीपल। देन एक पर्सनल रिस्क को हमने पहले भी देखा, दैट इज विलिंग टू टेक ऑन हाई पर्सनल रिस्क, इनकर हाई कॉस्ट एंड एंगेज इन सेल्फ सेक्रीफाइस टू अचीव द विजन, ठीक है। तो उसका अपना जो एलिमेंट है ना एक कैरिस्मेटिक लीडर का, वो बड़ा जरूरी है कि वो पर्सनली क्या कर रहा है, वो खुद कितना ओन कर रहा है उस विजन को, व्हाट ही हिमसेल्फ इज डूइंग टू अचीव दैट विजन। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो एक डायरेक्ट मैसेज जाता है बेसिकली एम्प्लॉइज को। फिर environmental sensitivity, able to make realistic assessments of the environmental constraints and resources needed to bring about the change, ठीक है। वो ऑफ कोर्स आपका एक एनालिसिस तो रियलिस्टिक होना चाहिए ना। देन सेंसिटिविटी टू फॉलोअर नीड्स, ये भी हमने डिस्कस किया कि इट इज ही इज परसेप्टिव ऑफ अदर्स एबिलिटीज,
and responsive to their needs and feelings. ठीक है, उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट देखा कि अनकन्वेंशनल जो बिहेवियर है, दैट इज दे एंगेज इन बिहेवियर्स दैट आर perceived as novel and counter to norms. They are engaged in that kind of behaviors that are novel and that are counter to norms. ठीक है, तो वो existing जो मैंने आपको बताया स्टेटस को, वो existing जो culture है या जो existing norms हैं उनको challenge करते हैं and they show unconventional behavior. अच्छा, ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल जो लीडरशिप है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे कि जो ट्रांजैक्शनल लीडर्स हैं वो बेसिकली, अच्छा कैरिस्मेटिक लीडरशिप जो है उसके बारे में मैंने आपको ये बताया कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कैरिस्मेटिक लीडर्स की, और काफ़ी सारी स्टडीज़ ये शो करती हैं कि जो कैरिस्मेटिक लीडर्स हैं दे बेसिकली डिफरेंस है उनके जो फॉलो करते हैं कैरिस्मेटिक लीडर्स को, वो दे आर बेसिकली शो हायर आउटकम्स शो करते हैं, बेटर सेटिस्फेक्शन, मोर कमिटमेंट, हायर परफॉर्मेंस उनकी होती है कंपेयर टू द फॉलोअर्स हु आर फॉलोइंग द लीडर्स दैट आर नॉट कैरिस्मेटिक. ठीक है, और फिर इससे रिलेटेड एक चीज़ और भी है कि जैसे हमने पिछली स्लाइड्स में भी देखा था, तो यहाँ पर भी ये है कि रिसर्चर्स जो है वो ये कहते हैं कि फ्यू रिसर्चर्स बिलीव दैट जो कैरिस्मेटिक लीडरशिप है इट इज़ अ ट्रेट है, ये ट्रेट है, बट many researchers also believe that it's not a trait but it can be learned. तो ट्रेन किया जा सकता है लोगों को. ठीक है, तो इस तरह से एक बेसिकली एक आपकी बुक में एक रिसर्च भी रिपोर्ट की हुई है जो कि की गई थी. कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनको स्क्रिप्ट किया गया कि दे विल बी, उनको ट्रेन किया गया कि हाउ वो कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्प्ले करेंगे. ठीक है, एंड ऑफ दोज ऑफ अ कैरिस्मेटिक लीडर की कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड दे वर सक्सेसफुली एबल टू एक्चुअली डू दैट. तो ये बेसिकली उससे आउटकम क्या निकलता है उसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो कैरिस्मेटिक लीडरशिप है इट्स नॉट कि ये ट्रेट बेस्ड ही नहीं है, बट इट कैन बी लर्न टू. आप ट्रेन भी कर सकते हैं लोगों को, पॉलिश भी कर सकते हैं लोगों को. अच्छा, इसकी कुछ डाउन साइड्स भी हैं. जब मैं आपको एथिकल लीडरशिप का थोड़ा सा बताऊंगी उस वक्त मैं इसकी आपको डाउन साइड्स भी बताऊंगी. ट्रांजैक्शनल जो लीडर्स हैं दे आर बेसिकली लीडर्स हु गाइड और मोटिवेट देयर फॉलोअर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एस्टैब्लिश्ड गोल्स बाय क्लैरिफाइंग रोल एंड टास्क रिक्वायरमेंट्स. तो मैंने ऑलरेडी ट्रांजैक्शनल लीडरशिप की, जब हमने टास्क ओरिएंटेड बेसिकली जो लीडरशिप होती है ना, इट्स काइंड ऑफ दैट ट्रांजैक्शनल लीडरशिप. अब इसके डिफरेंट लेवल्स हैं ट्रांजैक्शनल लीडरशिप के. एक तो ये है कि कॉन्टिंजेंट रिवॉर्ड है. ठीक है, तो कंटिंजेंट रिवॉर्ड में क्या होता है कि आपको आप कहते हैं कि जी आपका रिवॉर्ड जो है वो कंटिंजेंट है अपॉन द परफॉर्मेंस, जितना परफॉर्म करेंगे उसी उतना ही आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा. तो ये ट्रांजैक्शन फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शनल लीडरशिप. दूसरा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है. ठीक है, तो इसमें क्या है कि इट इज एक्टिव. इसमें ये है कि आप जो है वो डायरेक्ट करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि एम्प्लॉइज हाउ दे आर डूइंग, व्हाट दे आर वर्किंग. अगर कोई एरर्स हैं या उनके लिए फॉर एरर फ्री वर्क उनको वो मॉनिटर कर रहे होते हैं और डायरेक्ट कर रहे होते हैं कॉन्स्टेंटली. मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन जो पैसिव है उसमें क्या है कि जो मैनेजर है या जो लीडर है वो डायरेक्ट एक्टिवली नहीं कर रहा होता, बट जब अगर कोई समथिंग गोज रॉन्ग तो फिर वो ये देखता है कि हाउ इट हैज टू बी फिक्स्ड. ठीक है, जो लेजिस फेयर है उसमें दैट इज अ टोटली एक फ्री स्टाइल है ऑफ लीडरशिप है. इसमें देयर इज ऑल टुगेदर ऑटोनॉमी लाइज विद द एम्प्लॉइज या वर्कर्स के, उनको रेस्ट किया जाता है, ऑटोनॉमी उनके ऊपर होती है एंड दे हैव टू डू थिंग्स देमसेल्व्स. जो ऑन द अदर हैंड जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स हैं उनका क्या है कि लीडर्स दे आर बेसिकली द लीडर्स हु प्रोवाइड द 4 I's सच एज द इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन, इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस एंड इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन. तो ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की क्वालिटीज बताई हुई हैं कि ये दे पोजेस दीज 4 I's. मतलब they have the capability to influence the others. ठीक है, and they have the capability to motivate the others, stimulate करें उनको. ठीक है, और फिर यह है कि उनको individualized consideration यानी कि उनको consider करें उनकी जो हैं issues हैं या problems हैं या जो भी. ठीक है, to be caring towards them. ठीक है. अच्छा, अब जो characteristics हैं ट्रांजैक्शनल लीडर की, एक तो आ गई contingent reward which is basically contracts exchange of rewards for effort, promises reward for good performance, recognizes accomplishments. ठीक है, so that is basically contingent reward.
सो इट बेसिकली क्या कर रहा है कि इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये एक्सचेंज होती है रिवॉर्ड्स के साथ आपकी एफर्ट की। फिर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, जो पैसिव और एक्टिव है, ये भी मैंने आपको बताया है कि इनमें कैसे लेवल ऑफ जो इंटरवेंशन है वो रिड्यूस होता जाता है। और लेसेस फेयर में क्या है कि टोटली इट एब्डिगेट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अवॉइड्स मेकिंग डिसीजंस ऑल टुगेदर, इट ऑल रेस्ट विद द फॉलोअर। अच्छा, अब ये जो फुल रेंज लीडरशिप मॉडल है, इसको अगर आप देखें तो इसमें यू विल सी कि कैसे जो है वो इट सेज के जो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप है दैट बिकम्स कंटिन्यूसली इनइफेक्टिव। जितनी आपकी जो लीडरशिप की लीडर की इंटरफेरेंस है या जो जितना उसका स्टाइल ज्यादा लेसेस फेयर होता जाएगा, उतनी उसमें आप ये देखें कि इनइफेक्टिविटी का एलिमेंट आपको नजर आ रहा होगा कि उतनी जो लीडरशिप है वो इनइफेक्टिव होती जाती है। तो जैसे लेसेस फेयर था, इसमें सबसे ज्यादा फ्री स्टाइल है, ठीक है, टोटली जो है वो डिसीजंस जो हैं एवरीथिंग जो है दैट रेस्ट विद द फॉलोअर। तो ये लेसेस फेयर स्टाइल एंड मोस्ट इनइफेक्टिव, ठीक है। और इसमें देखिए ना, इट्स बेसिकली पैसिव है ना, लीडरशिप पैसिव है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लीडरशिप जो है वो कम पैसिव होती जाती है जैसे जैसे आप अबव द लेडर जाते जा रहे हैं, और क्या है कि आपका जो है वो एक्टिव होती जाती है और वो इफेक्टिवनेस भी उसकी उस लीडरशिप स्टाइल की बढ़ती जाती है। तो देखें, अब जो जब व्हेन यू मूव टू द अप ऑफ द क्वाड्रेंट, अब राइट साइड पे आप जब चले जाते हैं तो उसमें क्या है कि आपका जो एक्सट्रीम इसका राइट साइड अपवर्ड देखें तो आपको जो है जैसे आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस है, तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल है, बिकॉज ये देखें एक सबसे ज़्यादा एक्टिव लीडरशिप स्टाइल है, ठीक है। आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस हो गया, इंस्पिरेशन, जो मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशनल जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं सारी चारों, दे आर ऑल बेसिकली एक्टिव लीडरशिप है ना, तो ये सबसे इफेक्टिव है। और जो नीचे वाले पे आप देखें तो ये लेफ्ट साइड पे चला जाता है, विच इज पैसिव एंड इनइफेक्टिव, ठीक है। तो जो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप की हमने देखी टाइप्स, तो बेसिकली वो क्या है कि दैट इज बेसिकली इनइफेक्टिव और वो है, और जो दूसरा ट्रांसफॉर्मेशनल है दैट इज इफेक्टिव। अच्छा, ये मैंने आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दी है कैरेक्टरिस्टिक्स की ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की। Let's go through them once again. That idealized influence that provides vision and sense of mission, instills pride, gains respect and trust. फिर जो inspiration है, it communicates high expectations, uses symbols to focus efforts, expresses important purposes in simple ways. और जो intellectual stimulation है, it promotes intelligence, rationality and careful problem solving. और फिर जो individualized consideration है lastly, that gives personal attention and it treats each employee individually, coaches and advises. तो personal इसमें attention का element आ गया। अच्छा, ethical जो leadership है with reference to this ethical leadership, तो इस पे आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि charismatic और जो transformational leader हैं leadership है, उसमें फिर अब differences क्या हैं। तो बेसिकली क्योंकि देखिए ट्रांसफॉर्मेशनल जो लीडर है वो भी एक विजन बनाता है, मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को, ओन करता है गोल्स को, ओन करता है, ठीक है, पर्सनली डिलीवर करता है, और जो है वो कंसिडरेशन है फॉर द एम्प्लॉयज़, फॉर द फॉलोअर्स एक्सेट्रा। तो बेसिकली द रिसर्च जो है वो उसमें जो शो करती है कि जो ऑलरेडी जो ऑथर्स हैं, ये रिसर्चर्स हैं, उन्होंने इन दोनों टर्म्स को काफ़ी हद तक सिनोनिमसली यूज़ किया है। ट्रांसफॉर्मेशनल और जो कैरिस्मेटिक लीडरशिप है, दे हैव बीन यूज्ड सिनोनिमसली। एक तो जो हमें पास्ट जो एक्सटेंट रिसर्च है वो ये शो करती है, और दूसरा लेकिन इसमें कुछ रिसर्चर्स का ये ख्याल है कि जो कैरिस्मेटिक लीडरशिप है वो दैट इज अ ब्रॉडर टर्म देन द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। सो आर ट्रांसफॉर्मेशनल जो लीडर है, ही मे नॉट बी कैरिस्मेटिक, बट जो कैरिस्मेटिक लीडर है ही इज एक्सपेक्टेड टू बी ट्रांसफॉर्मेशनल, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशनल जो लीडरशिप है दैट इज ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ दिस कैरिस्मेटिक लीडरशिप, ठीक है। तो ये भी हमें रिसर्च हमें इंडिकेट करती है इन दोनों में कि ये डिफरेंस है, ठीक है। और सेकेंडली एक और डिफरेंस इनमें ये है कि जो कैरिस्मेटिक लीडरशिप है, सिंस मेन फोकस कैरिस्मेटिक जो लीडरशिप है ना उसमें विजन का है, कि वो कैरिस्मेटिक जो लीडर है वो ही इज द वन हु गिव्स अ विजन, ठीक है, ओवरआर्चिंग गोल्स देता है, एक विजन देता है कंपनी के लिए, उसको स्टेटमेंट देता है, ठीक है, और जो है बेसिकली आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को, और उसमें वो सारी चीज़ें होती हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की। तो बेसिकली आपको पता है कि जो विजन है दैट इज कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर विजन बनती है, या कंपनी लेवल के ऊपर, या हाईएस्ट लेवल के ऊपर विजन
कंपनी का जो सीईओ है या जो चीफ हाईएस्ट लेवल के ऊपर जो ऑफिसर है आपका कंपनी का, वो विजन को बनाता है, विजन और मिशन को एक कंपनी के, ठीक है। और देन दैट फ्लोज डाउन डिफरेंट लोअर लेवल से नीचे आती जाती है, मिडिल लेवल मैनेजर पे आई, फिर लोअर लेवल पे आई, फिर उससे लोअर पे एंड सो ऑन। तो लेकिन विजन इज बेसिकली फॉर्मुलेटेड बाय द सीईओ ऑफ द कंपनी नॉर्मली। तो एज अ रिजल्ट देयरफॉर ये कहा जाता है कि इट इज जो कैरिस्मेटिक लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है, इट इज मोर लिंक्ड टू द बेसिकली जो टॉप मैनेजर्स ऑफ द कंपनी से लिंक्ड है ज्यादा, ठीक है। तो एक जो लोअर लेवल के ऊपर मैनेजर है वो कैरिस्मेटिक लीडरशिप को या उन क्वालिटीज को डिस्प्ले मतलब अगर करेगा भी, अगर फॉर एग्जांपल वो एक अपने डिपार्टमेंट के लिए ये हो सकता है कि विजन या मिशन बना ले फॉर हिज और हर ओन डिपार्टमेंट, लेकिन वो ऑफ कोर्स वो अलाइन नहीं कर सकता, अपवर्ड अलाइन नहीं कर सकता ओवरऑल कंपनी जो गोल्स हैं या विजन है, ही हैज टू फॉलो दैट ना, दैट इज कमिंग फ्रॉम द टॉप, ठीक है। तो देयरफॉर ये एक तो ये कहा जाता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है कैरिस्मेटिक लीडरशिप का, इट इज मोर लिंक्ड टू द एक टॉप लेवल से ज्यादा लिंक्ड है ये टॉप मैनेजमेंट से। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है वो तो ऑफ कोर्स आपका जो लोअर लेवल के ऊपर भी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर हो सकता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द जो कैरिस्मेटिक लीडरशिप है, ऑल्दो इनको सिनोनिमसली भी यूज किया गया है प्रीवियस लिटरेचर में। अब जो मैंने आपको ये बताया था कि एथिकल लीडरशिप जब हम डिस्कस करेंगे तो मैं आपको कैरिस्मेटिक लीडरशिप का भी बताऊंगी थोड़ा सा, कि कैरिस्मेटिक लीडर्स जो है बेसिकली रिसर्च ये शो करती है कि वो समटाइम्स जो कंपनीज ने समटाइम्स देखिए आपकी विजन लीडर्स की वो विजन तो उनके पास होती है, वो इंस्टिल भी कर सकते हैं, बट व्हाट इफ दैट विजन इज रॉन्ग, ठीक है, वो अनएथिकल विजन है या वो इमोरल विजन है या उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं एक सोशल सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं, देन सच एज द केस ऑफ हिटलर, ठीक है। तो उसने विजन तो दी लेकिन व्हाट वाज द आउटकम, तो वो एक अनएथिकल लीडरशिप थी, ठीक है। तो दैट इज व्हाई देयर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एथिकल लीडरशिप, बिकॉज आपको पता है कि जो एनरॉन और वर्ल्डकॉम के केसेस हुए, यहाँ पर भी इन कंपनीज को इनके जो सीईओ थे कैरिस्मेटिक लीडर्स थे, वो इनको लीड कर रहे थे एंड दे उन्होंने क्या किया, कॉर्पोरेट फ्रॉड्स वगैरह में अपनी कंपनी की जो बुक्स हैं उनमें इन्फ्लेट किया स्टॉक प्राइसेस को और वो एंड दे बेसिकली इस तरह की चीजें उन्होंने की एंड एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि कंपनी को बहुत सारे अल्टीमेटली लॉसेस हुए, कंपनीज बैंकरप्ट हो गई, they were one of the biggest companies of the world and because of this जो corporate level के जो ये वाले frauds थे, ये जो embellishments थी corporate level के ऊपर, they all resulted in this। तो ये क्या था, it was not an ethical leadership, ठीक है। इसी तरह ही हमें बहुत सारी एग्जांपल्स मिलती हैं और ये भी हमें पता चलता है कि ये समटाइम्स जो कंपनीज हैं वो जो कैरिस्मेटिक लीडर्स हैं उनसे कंपनीज को बहुत कम कंपनीज है which where the charismatic leaders bring the company from good to great, ठीक है। लेकिन यू कैन से दैट अक्सर क्या होता है कि जो सीईओज होते हैं दे समटाइम्स दे आर टर्निंग द कंपनीज फ्रॉम गुड टू ग्रेट, बट वो अपने पर्सनल बेनिफिट्स भी बहुत एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, सच एज मतलब इंटरेस्ट फ्री लोन्स ले रहे होते हैं, बीचेस के ऊपर होम्स ले रहे हैं विच आर इंटरेस्ट फ्री, ठीक है, और देयर आर पर्सनल प्लेन्स टेकिंग देम फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर एंड वेरी हैवी कॉस्टली जो होटल्स के स्टेज, ठीक है, फिर और जो पर्सनल यूजेस में स्टॉक ऑप्शन से बेनिफिट करना, ठीक है, और इस तरह की देयर आर नंबर ऑफ बेनिफिट्स दैट हैव बीन रिपोर्टेड जो कि पर्सनल यूज के लिए ये सीईओज वगैरह लेते हैं एट वेरी वेरी हाई एक्सपेंस, ठीक है, विच इज ऑल अनएथिकल एंड इट शुड नॉट बी डन। फिर सेकेंडली उनमें ये भी रिपोर्ट किया गया कि उनकी नेचर इस तरह की होती है लीडर्स की कैरिस्मेटिक की, दैट दे डोंट वांट टू लिसन नो फ्रॉम देयर सबऑर्डिनेट्स, दे डोंट वांट टू लिसन नो, ठीक है। तो उनके पास दे हैव हायर एलिमेंट ईगो का रिपोर्ट किया गया। तो ये और ये सारी चीजें जो हैं दे आर बेसिकली अनएथिकल। तो लीडरशिप हैज टू बी एथिकल, ठीक है। सो द वर्क टू positively change the attitudes and behaviors of employees, engage in socially constructive behaviors and do not abuse power or use improper means to attain goals, ठीक है। फिर उसके बाद मेंटरिंग जो है वो बेसिकली दैट इज एन अदर लीडरशिप स्टाइल है जिसमें आप जो है वो फॉर्मली या इनफॉर्मली अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं या जो वर्कर्स हैं आपकी कंपनी में, आप उनको एक सीनियर जब मेंबर जूनियर मेंबर को गाइडेंस प्रोवाइड करता है ऑन वेरियस इशूज, ठीक है, वो उसके करियर रिलेटेड इशूज भी होते हैं और वो उसके साइकोलॉजिकल मेंटरिंग भी होती है। तो करियर मेंटरिंग भी होती है जिसमें अब वो आपको ये बताता है कि आपको करियर में सक्सेस कैसे, क्या लेडर होनी चाहिए आपके करियर में, हाउ यू कैन अचीव सक्सेस, कैसे आप प्रमोशंस ले सकते हैं, कैसे आप टास्क को परफॉर्मेंस अपनी इंप्रूव कर सकते हैं। सो ऑल दोज मैटर्स व्हिच आर रिलेटेड स्पेसिफिकली टू योर टास्क परफॉर्मेंस या आपकी करियर इंप्रूवमेंट के लिए होते हैं, दे आर बेसिकली करियर मेंटरिंग होती है। और फिर दूसरी इसकी टाइप मेंटरिंग की क्या है, दैट इज द साइकोलॉजिकल, यानी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे अगर कोई वर्कर जो है वो उसको साइकोलॉजिकल कोई स्ट्रेन है, स्ट्रेस है या किसी टर्मोइल से गुजर रहा है और वट एवर, या वो अपनी
शेयर करे, जो मेंटोर है वो अपने इश्यूज शेयर करे कि कैसे जो वो हाउ ही रीच्ड एट दैट लेवल, क्या उसको डिफिकल्टीज आई, उसने कैसे मैनेज किया, कैसे साइकोलॉजिकल चैलेंजेस थे उसके लिए एंड थिंग्स जो उनके ऊपर जब मेंटरिंग प्रोवाइड की जाती है तो दैट इज बेसिकली द साइकोलॉजिकल मेंटरिंग। तो जब वो बेसिकली जो मेंटर और मेंटी when they sit together, he shares his experience with the mentee, उसको guidance provide करता है on the different aspects. So basically mentoring activities में क्या है, present ideas clearly, listen well. So these are basically the guidelines for the mentors. So empathize, share experiences, act as a role model, share contacts, provide political guidance. तो mentor का basically reason देखें यही होती है organizations में कि इसलिए ये बनाए जाते हैं कि आपको जब sometimes आपका formal जो relationship है supervisor के साथ या boss के साथ, वो आप उसमें इतने free नहीं होते, इतने आप frank नहीं होते और इतने comfortable नहीं होते discuss करने में issues, task related issues हो या दूसरे issues हो, तो इसलिए ये mentor का concept बनाया जाता है और preferably ये इसी तरह बनाया जाता है कि आपका जो boss है वो का मेंटोर ना हो बट विद इन, लेकिन सिमिलर उसकी असाइनमेंट्स हो सिमिलर तक, सो दैट वो आपके टास्क को भी अंडरस्टैंड कर सके, लेकिन वो आपका फॉर्मली बॉस भी ना हो, आप उसको फॉर्मली रिपोर्ट भी ना कर रहे हो। ठीक है, सो दैट्स हाउ एंड व्हेन द मेंटरिंग इज डन। अब इफेक्टिव लीडर्स जो हैं वो हाउ, एक तो सिलेक्शन में जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेड्स हैं, सर्टन ट्रेड्स हैं, आप उनको देखें एट द टाइम ऑफ द सिलेक्शन, ठीक है, कि कौन कौन से ट्रेड्स हैं विच आर लिंक्ड टू द इफेक्टिव लीडर्स, तो उन ट्रेड्स की बेसिस के ऊपर सिलेक्शन की जाए। और जो है वो इसी तरह ही जो आप इंटरव्यूज जो हैं वो उनको जब कंडक्ट करें तो आप देखें कि आपकी रिक्वायरमेंट्स के साथ और जॉब के साथ वो फिट कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिर ट्रेन मैंने आपको बताया कि कैसे हाउ यू कैन ट्रेन एंड हाउ ट्रेनिंग इज लिंक्ड टू द इफेक्टिव लीडरशिप, सो द पीपल कैन बी एग्जैक्टली परफेक्टली ट्रेन्ड। इसके बाद ये आपके पास ना कुछ मैंने 4-5 जो हैं वो आपके लिए MCQs हैं, तो इसी से रिलेटेड इनके आंसर्स भी इसमें गिवन है। तो मैं आपसे यही आपको सजेस्ट करूंगी कि पहले आप सॉल्व करें, इनको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और आफ्टर दैट मूव ऑन टू द आंसर्स। ठीक है, तो लीडरशिप जो है विद दिस टुडेज लेक्चर हमने अपने लीडरशिप को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया। 2 चैप्टर्स आपकी बुक में इसके दिए गए हैं जिसको हमने 3 लेक्चर्स में कवर किया है, बहुत इन वेरी गुड डिटेल हमने इसको बेसिकली कवर किया है। So I hope you enjoyed all this discussion on leadership, and remember it's a very important topic in organizational behavior as well as in human resource management and a number of other study areas. So prepare it well and make a clear distinction or understanding अपनी अच्छी develop करने की कोशिश करें on the differences and similarities between the different theories and their implications. So I wish you all the best, and with this I say you goodbye till the next lecture. Allah Hafiz.